पहले चरण में राहुल गांधी ने 150 से ज्यादा दिनों में 14 राज्यों की पदयात्रा की थी। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम के दौरे पर जाने वाले हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी आदिवासी विकास और कल्याण से जुड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि महिलाओं से दुष्कर्म और छेड़खानी के दोषियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा। सरकार हिस्ट्री शीटर्स की तरह ऐसे दोषियों के रिकॉर्ड रखेगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मीरा पैबीज की महिलाओं ने असम राइफल्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग थी कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से असम राइफल्स की तैनाती हटाई जाए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मणिपुर सरकार ने विष्णुपुर और कांगवाई के बीच मोइरंग चेक पोस्ट से असम राइफल्स की तैनाती हटा दी है। मणिपुर पुलिस ने पिछले सप्ताह हुई झड़प में पुलिस टीम को घटना स्थल पर जाने से रोकने के आरोप में असम राइफल्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के प्रस्ताव पर बिना सहमति के बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी समेत 5 सांसदों के नाम लिखने का आरोप लगा है। खबर है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राघव चड्ढा ने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला केस में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। हेमंत सोरेन को रांची में ईडी के दफ्तर में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना है। अवैध खनन और हवाला से जुड़े मामले में ईडी ने इससे पहले नवंबर 2022 में हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 1980 के मुरादाबाद ईदगाह दंगे की 40 साल पुरानी जांच रिपोर्ट पेश की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज MP सक्सेना ने ये रिपोर्ट नवंबर 1983 में ही सौंपी थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए इस दंगे में 83 लोगों की मौत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर पूर्व के राज्यों में अगले 2 दिनों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश का खतरा है। तोशाखाना केस में जेल जा चुके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इमरान खान के वकील ने आरोप लगाया है कि अटक जेल में बंद इमरान खान को बुरी हालत में रखा गया है। इस बीच पंजाब पुलिस ने इमरान खान के 200 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार भी किया है। आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे जो भारत में चीन की नौकरी करने वाले गुलाम मीडिया को पूरी तरह एक्सपोज कर देगा। क्योंकि आप सब लोग हर रोज न्यूज देखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके देश में क्या हो रहा है। आप न्यूज भी देखते हैं और व्यूज भी देखते हैं। पहले न्यूज देखते हैं, फिर उनका विश्लेषण देखते हैं। और अगर आपको ये पता चले कि आपको जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो मिलावटी हैं और ये मिलावट देश के बाहर भारत के दुश्मनों के कहने पर की जा रही है, ये मिलावट इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ खास पत्रकारों को और उनकी कंपनियों को विदेश से पैसा दिया जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ये जो पूरा सौदा हो रहा है ये भारत की सुरक्षा का नहीं, सिर्फ भारत के लोकतंत्र का नहीं, बल्कि आपके विश्वास का भी सौदा किया जा रहा है। और हमारे देश में एक पत्रकारों की बड़ी लॉबी है जो आपके विश्वास को बेच रही है अपने फायदे के लिए। और आपको वो ये कहते हैं कि वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आपको वो ये कहते हैं कि वो आपको सच दिखाते हैं, आपको वो ये बताते हैं कि वही असली पत्रकार है। और इन सारे पत्रकारों में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे सारे के सारे पत्रकार वो हैं जो भारत के खिलाफ बात करते हैं, ये सारे के सारे पत्रकार वो हैं जो भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, संविधान को खतरे में बताते हैं। ये सारे पत्रकार वो हैं जब हमारा चीन के साथ सीमा विवाद होता है तो ये भारत पर दोष डालते हैं और चीन की तारीफ करते हैं। जब भारत में बालाकोट का मामला आता है या जब पुलवामा का मामला आता है तो ये वो पत्रकार हैं जो पाकिस्तान की आलोचना करने के बजाय भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठाते, चीन पर सवाल नहीं उठाते, अपनी ही भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कश्मीर को अलग देश बना देना चाहिए। इन सारे लोगों में जो कॉमन बात है वो ये है। और आप भी कई बार सोचते होंगे कि ये सारे पत्रकार एक जैसा क्यों सोचते हैं, इनके विचार हमारे देश के माओवादियों से क्यों मिलते हैं, इनके विचार नक्सलवादियों से क्यों मिलते हैं।
इनके विचार भारत के दुश्मनों से क्यों मिलते हैं, तो आज उसका एक बहुत बड़ा सबूत मैं लेकर आया हूं और आज आपके सामने रखूंगा और आप पहचान पाएंगे कि कैसे आपके विश्वास की बोली लगाई जा रही है। इसलिए आज मैं अपने हाथ में ये कुछ ईमेल्स की कॉपी लाया हूं और ये मेल्स अमेरिका के एक उद्योगपति नेविल रॉय सिंघम ने भारत की न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट के फाउंडर और इस वेबसाइट से जुड़े कुछ पत्रकार और सीपीएम के एक बड़े नेता प्रकाश कारात को लिखी थी। इस पूरी साजिश को आप इस चित्र से समझ सकते हैं जिसमें चीन की मदद से भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा था। ये एक जाल है और ऐसा करने वाले लोगों में भारत की लेफ्ट पार्टियों के नेता हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, माओवादी हैं, डिजिटल मीडिया और खुद को स्वतंत्र पत्रकारिता का चैंपियन बताने वाले कुछ यूट्यूबर पत्रकार हैं और ये तमाम लोग चीन से पैसा लेकर भारत में चीन की नौकरी कर रहे थे। इनकी सारी स्क्रिप्ट्स, इनकी सारी खबरों की जो कॉपी है ये चीन से लिखकर आती है। निर्देश चीन से आते हैं कि इन्हें क्या खबर करनी है, क्या कॉपी इनको लिखनी है, उसके निर्देश चीन से आते हैं और कैसे आते हैं आज उस सब के सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन पहले आप इस जाल पर नजर डाल लीजिए और इस जाल के अंदर भारत के लोग फंसे हुए हैं। वो लोग फंसे हुए हैं जो इन पत्रकारों को देखते हैं और इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अमेरिका की जिन 4 बड़ी कंपनियों से न्यूज क्लिक नाम की इस कंपनी को लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, उन सभी कंपनियों के मालिक नेविल रॉय सिंघम थे। अब मैंने कल भी आपको बताया था, नेविल रॉय सिंघम का सिंघम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक उद्योगपति है, पैसे वाला आदमी है और ये चीन के लिए काम करता है। और इसी व्यक्ति ने न्यूज क्लिक को करोड़ों रुपए की फंडिंग दी और इस व्यक्ति के पास ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? अपना पैसा तो लगाएगा नहीं, तो ये पैसा इसके पास आ रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है वो इस तरह के लोगों को पैसा देती है और फिर कहती है कि दुनिया भर में मीडिया में ये पैसा बांट दो और पैसा देकर दुनिया भर के पत्रकारों से चीन की तारीफ में खबरें लिखवाओ। यानी जिस तरह से सुपारी किलर काम करते हैं, ठीक वैसे ही इस मामले में स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ एक स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा था और यह स्क्रिप्ट इन ईमेल्स के जरिए एक दूसरे को भेजी जा रही थी, निर्देश भेजे जा रहे थे, एक दूसरे को बताया जा रहा था कि आगे क्या करना है। वो सारी ईमेल्स आज आपकी स्क्रीन पर है। चीन की सरकार नेविल रॉय सिंघम के जरिए भारत में न्यूज क्लिक के डायरेक्टर और उसके शेयर होल्डर्स को यह बताती थी कि उन्हें कब, क्या और कैसे छापना है। फिर भारत के तमाम लोग इस व्यक्ति को यह बताते थे कि उनका बताया हुआ काम कैसे पूरा हो सकता है और इसका पूरा रोड मैप क्या रहेगा, उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ, सीपीएम के एक बड़े नेता और वृंदा कारात के पति प्रकाश कारात और अलग अलग पत्रकारों को जो ईमेल्स भेजे हैं उनमें 5 बड़ी बातों का जिक्र है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस पूरे नेक्सस का जो मतलब है क्या है, यह पूरा नेक्सस किस लिए बनाया गया, तो जो उसके 5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला, कोविड के मुद्दे पर चीन का बचाव करना। आपको याद होगा जब कोविड फैला तो पूरी दुनिया में चीन की बहुत बदनामी हो रही थी और दुनिया भर में यह कहा जा रहा था कि कोविड को चीन ने फैलाया है, वुहान में चीन की गलती से ऐसा हुआ, चीन कोविड को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पाया और चीन ने कोविड को लेकर सारा डेटा छुपा कर रखा और चीन की बहुत बदनामी हुई। चीन उस बदनामी से निकलना चाहता था, इसके लिए चीन ने दुनिया भर के मीडिया में पैसा बांटा, भारत में भी कई पत्रकारों को पैसा दिया और उनसे क्या कहा, उनसे यह कहा कि कोविड के मुद्दे पर आपको चीन की तारीफ करनी है, चीन का बचाव करना है और बताना है कि कोविड के मामले में चीन ने बहुत ही शानदार काम किया है और आपको यह लिखना है कि भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं उन्होंने कोविड के मामले में बहुत खराब काम किया और उन्हें चीन से सीखना चाहिए। यानी भारत पर सवाल उठाना है, भारत कोविड पर जो काम कर रहा है उस पर सवाल उठाना है और जो चीन कर रहा है उसकी आपको तारीफ करनी है। दूसरा, भारत में हुए किसान आंदोलन का समर्थन इस तरह से करना ताकि भारत सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल
बन सके। अब आप याद कर लीजिए, जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तब भी हम आपको बताते थे कि इसमें विदेशी ताकतें हो सकती हैं, और उस समय मीडिया को काफी पैसा बांटा गया भारत को कमजोर करने के लिए। तीसरा, भारत के लोगों में चीन विरोधी भावना को कम करने के लिए भारत के कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मिलकर काम करना, वो भी इसका मकसद था। और मेल्स में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। चौथा, चीन के प्रोपेगेंडा का भारत में जमकर प्रचार प्रसार करना। और पांचवा, LAC पर यानी भारत चीन सीमा पर भारत और चीन के बीच होने वाले संघर्ष में चीन की स्थिति का बचाव करना। और इस सब के साथ भारत में न्यूज क्लिक की टीम का परिचय चीन के उन हैंडलर से कराना जो भारत के खिलाफ इस साजिश में इन सारे पत्रकारों की मदद करेंगे और इन्हें बताएंगे कि कब, कहां और क्या करना है। ये सारे मेल्स आज मैं लेकर आया हूं। आपको याद होगा, जब कोविड आया था तब भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों में एक चीन विरोधी भावना थी और लोग कोविड के लिए लगातार चीन को दोषी ठहरा रहे थे, चीन पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन इसके बाद भारत में डिजिटल मीडिया और कुछ यूट्यूब पत्रकारों ने यह कहना शुरू किया कि चीन ने कोविड पर रोकथाम को लेकर कई ऐसे प्रयास किए जिनसे पूरी दुनिया सीख सकती है, जिनसे भारत भी सीख सकता है। उस समय ऐसी खबरों को देखकर भारत के बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि चीन ने तो अपने देश में कोविड को फैलने से रोक लिया, कोविड का एक भी केस चीन में है ही नहीं, देखिए चीन ने किस तरह से लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन भारत की सरकार कोविड से लोगों की जान नहीं बचा पाएगी। आपको अब आप याद करके देखिए, फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए कि कोविड के समय हमारे ही देश के एक मीडिया के एक वर्ग ने भारत सरकार की कितनी आलोचना की थी। उन्होंने भारत सरकार ने जो वैक्सीन बनाई उस पर भी सवाल उठाए, भारत सरकार के लॉकडाउन पर सवाल उठाए, भारत सरकार ने जो भी उस समय किया कोविड को लेकर उस सब पर सवाल उठाए। और भारत की जो सफलता रही कोविड को हैंडल करने पर, इस सफलता को हमारे ही देश के कुछ नेताओं ने और हमारे ही देश के कुछ पत्रकारों ने कभी माना ही नहीं। वो आज भी यही कहते हैं कि कोविड के मामले में भारत फेल हो गया। और उस समय देश के कुछ लोगों को भारत सरकार पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ये लोग उस एजेंडे से प्रभावित थे जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बीजिंग से बैठकर कंट्रोल कर रही थी। और ये बात आज हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे, बल्कि सबूतों के आधार पर कह रहे हैं। 24 मार्च 2020 को जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, उसके 6 दिन बाद नेविल रॉय सिंघम ने भारत में न्यूज क्लिक के लिए काम करने वाली जो एडिटोरियल टीम है और जो पूरी उनकी टीम थी, उस टीम का परिचय चीन के कुछ पत्रकारों से कराया, जिनमें जू नाम के एक पत्रकार की भूमिका बहुत अहम थी। और यह वही पत्रकार है जो पहले चाइना डेली नामक अखबार के लिए काम करता था, जो चीन की सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला एक अखबार है। लेकिन नेविल रॉय सिंघम ने मेल पर जू नाम के इस पत्रकार का परिचय न्यूज क्लिक के डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ और उनकी बाकी की टीम के साथ करवाया। और इनमें एक व्यक्ति का नाम था विजय, जो भारत में खुद को ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च नाम के एक संगठन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका अकाउंट भारत विरोधी सामग्री से भरा हुआ है। उस व्यक्ति का नाम भी इसमें शामिल है, इस मेल में उसका नाम भी है। अब बड़ी बात यह है कि इन सब लोगों ने मिलकर यह चर्चा करनी शुरू की कि कोविड पर रोकथाम के मामले में चीन की नीतियों का कैसे बचाव किया जाए, और इन निर्देशों पर भारत में न्यूज क्लिक की टीम भी लगातार काम कर रही थी। अब मैं आपको कुछ पढ़कर बताता हूं। नेविल सिंघम ने यह मेल लिखा है 30 मार्च 2020 को, प्रबीर पुरकायस्था को लिखा है, विजय प्रसाद जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया उनको लिखा है, और बाकी की जो उनकी टीम है वो हैं। और इसमें चीन के बहुत सारे लोग हैं। वियान जू नाम के एक व्यक्ति हैं, जेफ जोंग नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनयुए नाम का कोई व्यक्ति है। यानी ये जो पूरा मेल है अगर आप देखेंगे तो चीन के जो लोग हैं उनके बहुत बड़ी संख्या में उनको ये मेल मार्क किया गया है। और इसमें वो कहते हैं, प्लीज मीट द फॉलोइंग इंटरनेशनल फ्रेंड्स हु वर्क टुगेदर ऑन क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल। और फिर इनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। प्रबीर, एक्टिविस्ट, राइटर, रिसर्चर बेस्ड इन दिल्ली। सृजना, एक्टिविस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऑल्सो बेस्ड इन दिल्ली।
Prasant, journalist and editor based in Delhi. Vijay, you have met online, originally from India, now in US, historian and author. और फिर बाकी लोगों का भी इसमें इंट्रोडक्शन कराया गया है, जिसमें वियान, कैंडिस, कैरोल, शियोंग जी, योहान, इनके बारे में लिखा है और कहा कि इन्हें आप पहले से ही जानते हैं। फिर एक और मेल में लिखा है, प्लीज मीट जू, हु इज अ जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर, आर्टिस्ट, ही यूज्ड टू वर्क फॉर चाइना डेली। फिर आप देखिए, यहां पर आपको बड़ा दिलचस्प बात पढ़कर बताता हूं। यह लिखता है, वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ 3-part सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन चाइना एंड द हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस। ये 3 भागों की एक सीरीज होगी जिसमें बताना है कि चीन ने कोरोना को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया। और फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि डू नॉट सर्कुलेट एनी ऑफ दीज मटेरियल्स आउटसाइड दिस ग्रुप। बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ है, डू नॉट सर्कुलेट एनी ऑफ दीज मटेरियल्स आउटसाइड दिस ग्रुप। ये इसमें लिखा है, यानी ये पूरा कॉन्फिडेंशियल है, इसे गुप्त रखा जाए। लेकिन अब ये अलग बात है कि इनका ईमेल आज मेरे हाथ में पड़ गया और मैं आपको पढ़कर पूरी दुनिया को आज मैं सुना रहा हूं। ये वो मेल है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि ये मेल बाहर लीक नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। द सेकेंड आर्टिकल इज गोइंग टू डिस्कस हाउ चाइना लर्न क्विकली व्हेन हैंडलिंग द क्राइसिस। यह बता रहा है कि दूसरा पार्ट इस पर होगा कि चीन ने कितनी जल्दी कोविड से कैसे निपटना है, यह सीख लिया। और फिर आगे लिखता है, जो प्रबीर है, जो डायरेक्टर है न्यूज क्लिक का, वो उनको वापस लिखते हैं और कहते हैं, देखिए, न्यू रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रबीर, दिस विल गिव अस अ सेंस चाइना आइडेंटिफाइड द वायरस जेनेटिक सीक्वेंस, डेवलप्ड द किट्स एंड रैम्प्ड अप देयर प्रोडक्शन and the testing. A contrast to countries like US and India, who with so much lead time are still unable to ramp up kit production or procurement. और वो उनको कह रहा है कि can we also have a timeline of number of tests and number of people who tested positive. तो प्रबीर उनको ये कह रहा है कि आप मुझे डेटा भेजिए और इस तरह का डेटा भेजिए जिससे हम ये साबित कर सकें और हम ये बता सकें कि कैसे अमेरिका और भारत जैसे जो देश हैं वो कोविड को डील करने के मामले में पीछे रह गए और चीन कितने अच्छी तरीके से कोविड को डील कर रहा है और कैसे चीन ने कोविड पर विजय प्राप्त की, कैसे चीन ने वायरस जेनेटिक सीक्वेंस में सफलता हासिल की, कैसे उन्होंने अपने नए किट्स जल्दी से बना लिए और कैसे उन्होंने अपनी टेस्टिंग को बढ़ा दिया। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका और भारत जैसे देशों को चीन से सीखनी चाहिए। ये प्लान था न्यूज क्लिक का चीन को चमकाने का। देख लीजिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा न्यूज क्लिक तक पहुंचाने वाले उद्योगपति, यही नेविल रॉय सिंघम, जो सबको बार बार मेल भेज रहे हैं, और भारत में सीपीएम पार्टी के एक बहुत बड़े नेता प्रकाश कारात ने भी एक दूसरे को कई ईमेल्स लिखे हैं। ये दोनों आपस में संपर्क में थे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना करने वाले माओ त्से तुंग की 127वीं जयंती पर इस व्यक्ति ने प्रकाश कारात को एक लेख भेजा जो चीन की तारीफों से भरा पड़ा था, और प्रकाश कारात ने भी इस लेख की खूब तारीफ की अपने मेल में। और भारत में सीपीएम के ट्विटर हैंडल से माओ की जयंती पर एक ट्वीट भी किया गया, जिसे तय स्क्रिप्ट के तहत चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शेयर भी किया है। यानी सीपीएम माओ के नाम पर जैसा उनसे कहा जाता है वैसा ट्वीट करती है पार्टी की तरफ से, और उसके बाद उस ट्वीट को चीन की सरकार उठा लेती है और फिर उसका प्रयोग करती है अपने प्रचार के लिए। यानी नोवेल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को बता रहे हैं, और प्रकाश कारात चीन की तारीफ करते हुए अपने मेल में भारत के लिए ऐसी बातें लिख रहे थे जिससे स्पष्ट होता है कि चीन की मदद से भारत के खिलाफ संगठित तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था। अब मैं आपको आपकी स्क्रीन, ये तो वो ट्वीट है जो मैं आपको बता रहा था, जो भारत की लेफ्ट पार्टी सीपीएम ने माओ के जन्मदिवस पर, जयंती पर किया है। ये आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। अब देखिए, नोवेल रॉय सिंघम और प्रकाश कारात ने एक दूसरे को जो कई मेल्स भेजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, और वो एक दूसरे को राय दे रहे हैं।
The Indian government is restricting investments and imports from China, which is going to harm our country more. ये लिखते हैं प्रकाश कारात इस व्यक्ति को, और वो लिख रहे हैं कि it is good to see this type of coverage there at a time when anti-China feelings are being whipped up in the media here since the border problem. फिर वो उनको ये भी लिखते हैं प्रकाश कारात, वो उन्होंने अपनी मैगजीन की एक पीडीएफ कॉपी उनको भेजी है और फिर लिखा है इफ यू वांट आई शैल पुट यू ऑन द मेलिंग लिस्ट। ये बातचीत हो रही है और फिर यही व्यक्ति आगे प्रकाश कारात को लिखते हैं एक और मेल में, ये है 1 जनवरी 2021 का मेल, सुबह 4:30 बजे भेजा गया है। हाय प्रकाश, वार्म हग्स फ्रॉम शंघाई, वी आर बोथ ऑलरेडी इन द न्यू ईयर। अब नीचे क्या लिखते हैं, द स्पीड एट विच चाइना इज मूविंग टू नंबर 1 रेगुलेट इंटरनेट मोनोपोलीज। फिर आगे लिखा है चाइना की बाकी उपलब्धियों के बारे में और बताया गया है कि कैसे हम एक साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। इन सारे मेल्स को पढ़कर यह साफ हो जाता है कि एक बहुत बड़ी लॉबी चीन की छवि को चमकाने के लिए भारत के मीडिया को खरीद रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी, उससे दोस्ती कर रही थी और इन लोगों ने भारत की मीडिया कंपनियों में पैसा लगाया और बदले में उन्हें कोविड के मामले में चीन की तारीफ करनी थी। और ये जो नेक्सस है, जो इकोसिस्टम है, ये बहुत बड़ा है। इसमें जहां पैसे से काम चलता है वहां पैसा लगा दिया। जैसे उन्हें चाहिए कि एक मीडिया कंपनी क्यों आपके इशारे पर चलेगी, तब चलेगी जब आप उस मीडिया कंपनी में पैसा लगा देंगे, जब आप उस मीडिया कंपनी में काम करने वाले पत्रकारों की जेबें भरेंगे, उन्हें पैसा देंगे, तब वो काम करेंगे। उसके बाद अगला जो इसका चरण होता है वो क्या, भारत में जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं उनको पैसा पहुंचाना ताकि वो भारत सरकार से लड़ सकें। इसलिए बहुत सारे माओवादियों को, नक्सलियों के नेताओं को इसी फंड से पैसा जाता था ताकि वो भारत सरकार से लड़ते रहें, भारत को कमजोर अंदर से करते रहें। फिर प्रकाश कारात जैसे नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। प्रकाश कारात से हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें पैसा दिया गया होगा, लेकिन कई ऐसे नेता होते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जो विचारधारा के नाम पर आपके साथ आ जाते हैं। प्रकाश कारात और इनकी विचारधारा एक है, दोनों कम्युनिस्ट हैं और विचारधारा के नाम पर उन्हें एक साथ एक कोलैबोरेशन के लिए तैयार कर लिया गया। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर भारत सरकार की आलोचना करनी थी, गलवान और डोकलाम के मामले में चीन के समर्थन वाली खबरें छपवानी थी और हमारे देश की भोली भाली जनता को हमारे ही देश के कुछ बिके हुए पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर भारत विरोधी खबरें ऐसे ही दिखाते रहे और आप में से बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करते रहे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई वर्षों से एक बहुत विशेष प्रोग्राम पर काम कर रही है जिसका नाम है टेल चाइना स्टोरी वेल। इसका नाम है टेल चाइना स्टोरी वेल, यानी चीन की स्टोरी को अच्छी तरीके से दुनिया में उसका प्रचार करना। यह चीन का एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसके तहत वो अलग अलग देशों के ऐसे पत्रकारों को खरीदकर अपनी जेब में रख लेता है जो स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चीन का प्रोपेगेंडा लोगों के बीच बड़ी चालाकी से रख सकते हैं। और चीन ने इसके लिए भारत में न्यूज क्लिक और कुछ यूट्यूब पत्रकारों को चुना और चीन ऐसा दूसरे देशों में भी कर चुका है। अब आप देखिए, एक कंपनी के बारे में खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं, न्यूज क्लिक। इस एक कंपनी को चीन ने 38 करोड़ रुपए पहुंचा दिए। अब हमारे देश में न जाने और कितने ऐसे कार्यकर्ता होंगे, कितने ऐसे नेता होंगे, कितने ऐसे पत्रकार होंगे जो इसी तरह चीन से पैसा ले रहे होंगे। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को इस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। न्यूज क्लिक के ऊपर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पहले ही 2021 में पड़ चुकी है, लेकिन तब जब ये रेड हुई थी तो ये सारी की सारी लॉबी एक साथ मिलकर सरकार के पीछे पड़ गई थी क्योंकि इन्हें अपने आप को बचाना था। लेकिन ऐसे बहुत सारे पत्रकार अभी हमारे देश में हैं, जब उनकी जांच होगी, जब उनके अकाउंट्स चेक किए जाएंगे कि ये पैसा उनके पास आ कहां से रहा है। आप भी देखते होंगे बहुत सारे पत्रकार यूट्यूब पर हैं, डिजिटल स्पेस पर हैं, वो लगातार भारत विरोधी कंटेंट आपके सामने रखते हैं। उनका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, उनकी कोई कमाई नहीं है, उनके चैनल पर कोई विज्ञापन नहीं आता, आएगा भी नहीं क्योंकि उनका जो काम है वो अनप्रोफेशनल काम है। लेकिन फिर भी वो लगातार महीनों वर्षों से हर रोज हर हफ्ते आपके सामने कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं।
उनके पास ये पैसा कहां से आता है? कैसे वो बिना कोई काम किए, कहीं नौकरी किए इतना पैसा कमा रहे हैं? अब आपको समझ में आएगा। उदाहरण के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने सोलोमन द्वीप का नाम शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक देश है सोलोमन आइलैंड्स। इस देश के मीडिया को भी अपने पक्ष में करने के लिए चीन ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए वहां के मीडिया संस्थानों में निवेश कर दिए, ताकि वहां का मीडिया चीन के पक्ष में माहौल बनाए और इस देश के लोग मानसिक तौर पर चीन की गुलामी को स्वीकार कर लें। ये सोलोमन स्टार आप देख लीजिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ग्लोबल मीडिया में 2009 से लेकर अब तक चीन 55,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है। और जिन जिन देशों के मीडिया संस्थानों में चीन की सरकार का पैसा लगा है, वो सभी मीडिया संस्थान आजकल चीन की भाषा बोलते हैं और चीन के लिए सुपारी किलर का काम करते हैं। इनमें अफ्रीका के देश हैं, इनमें अमेरिका के भी कुछ बहुत मशहूर पत्रिकाएं और अखबार शामिल हैं जो चीन से पैसा ले रहे हैं अलग अलग चीजों के नाम पर। कोई ग्रांट्स के नाम पर पैसा ले रहा है, कोई विज्ञापन के नाम पर पैसा ले रहा है। अमेरिका की टाइम मैगजीन में चीन ने वर्ष 2016 से 2020 के बीच लगभग 6 करोड़, फाइनेंशियल टाइम्स में 3 करोड़, लॉस एंजलिस टाइम्स में 8 करोड़ रुपए निवेश किए। और चीन इन सभी देशों के मीडिया संस्थानों, अखबारों और न्यूज पोर्टल में इसलिए निवेश कर रहा है ताकि उसे लोगों की नजरों में विलेन से हीरो बनाया जा सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे फिल्मों के जरिए कुख्यात अपराधियों और आतंकवादियों को आपके सामने इस तरह पेश किया जाता है कि लोगों को उनसे हमदर्दी होने लगती है। और चीन भी इस समय यही कर रहा है। ये आप ऐसे समझिए जैसे ओसामा बिन लादेन के बारे में अगर उन्हीं का कोई समर्थक एक डॉक्यूमेंट्री बनाए या कोई फिल्म बनाए, तो वो इस डॉक्यूमेंट्री को इस प्रकार से बनाएगा कि आप जब उसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओसामा बिन लादेन असल में आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो तो मानव अधिकारों के लिए काम कर रहा था और वो बहुत ही भला व्यक्ति था जो हालात में ऐसा फंसा कि लोगों ने उसकी पूरी छवि खराब कर दी। ये होती है मीडिया की ताकत और चीन जैसे देश अब इस ताकत को समझ चुके हैं। इसलिए आपसे हम बार बार यही कहते हैं कि जब भी आप किसी पत्रकार को सुने तो पहले देखिए कि कुछ खास पत्रकार, कुछ खास लोग एक जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। आपको कई बार इन लोगों से बात करके या इनके प्रोग्राम्स देख के लगेगा कि इनकी स्क्रिप्ट एक जैसी है। इसका मतलब ये स्क्रिप्ट कहीं बाहर से लिखकर आ रही है। अब बड़ी बात यह है कि आज लोकसभा में भी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक में चीन की फंडिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया है और इस पर कांग्रेस पार्टी पर भी कई आरोप लगाए हैं और उनसे सवाल पूछे। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। तो अब आप समझ जाइए वो कौन सी ताकतें हैं जो पुलवामा पर हमारा साथ नहीं देती, वो कौन सी ताकतें हैं जो बालाकोट पर हमारा साथ नहीं देती, वो कौन सी ताकतें हैं जो कश्मीर पर हमारा साथ नहीं देती, वो कौन सी ताकतें हैं जो गलवान पर हमारा साथ नहीं देती, डोकलाम पर हमारा साथ नहीं देती, वो कौन सी ताकतें हैं जब हमारा मिशन मून यानी हमारा चंद्रयान मिशन फेल हो जाता है तो उस पर तालियां बजाती हैं। ये कौन सी ताकतें हैं जब भारत कहीं हारता है या जब भारत को असफलता मिलती है तो ये उस पर तालियां बजाते हैं। ये कौन सी ताकतें हैं जो भारतीय सेना पर सवाल उठाती हैं और आतंकवादियों पर सवाल नहीं उठाती। वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पत्रकार हैं जो बात बात पर कहते हैं कि भारत टूट रहा है, भारत का लोकतंत्र चरमरा रहा है, भारत का संविधान खतरे में पड़ चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी ताकतें हैं, उनके चेहरे क्या हैं, उनकी कंपनियां क्या हैं और उनके पीछे कौन है
और कौन उन्हें रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा है। और इन सब का रिमोट कंट्रोल, इन सब की जो कलम है, इन सब का जो पेन है, वो चलता है पैसे से, और ये पैसा आता है चीन जैसे देशों से। हम आपको संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बहस की कुछ बड़ी दिलचस्प हाइलाइट्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उन 3 बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं जो आज राहुल गांधी से जुड़ी हैं, क्योंकि आजकल राहुल गांधी की चारों तरफ चर्चा है और हो सकता है कि भारत की राजनीति में राहुल गांधी की जो डिमांड है वो पहले से काफी बढ़ गई है। पहला उनके बारे में जो खबर है वो ये कि अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि पहले यह कहा गया था कि राहुल गांधी आज भाषण देंगे। और लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही उनकी सदस्यता दोबारा से रिस्टोर हुई है, उन्हें दोबारा से सांसद बनाया गया है, तो आज जब वो बोलेंगे तो बहुत दिलचस्प ये भाषण होने वाला है, बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन राहुल गांधी आज बोले नहीं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब भी बोलेंगे तो कब बोलेंगे। पहले ऐसी खबरें थी कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से ही होगी, लेकिन जब यह बहस शुरू हुई तो पहला भाषण राहुल गांधी ने नहीं दिया, बल्कि असम से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने दिया। और राहुल गांधी आज लोकसभा में कुछ बोले ही नहीं। कहा जा रहा है कि बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में मौजूद नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी ने आज कोई भाषण नहीं दिया। लेकिन वो 10 अगस्त को लोकसभा में भाषण दे सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस मोदी और राहुल की आमने सामने टक्कर कराना चाहती है। कांग्रेस की यह रणनीति है कि राहुल गांधी तभी बोलें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बैठकर उनके भाषण को सुन रहे हों, और ये जो टक्कर है ये आमने सामने की टक्कर हो। और कांग्रेस की रणनीति यह है कि वो राहुल गांधी को अब ऐसा कद उनका बनाया जाए कि वो नरेंद्र मोदी के सामने सीधे बराबरी के स्तर पर खड़े हुए नजर आए। कम से कम कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति है। आज पूरे 108 दिन के बाद राहुल गांधी को फिर से वो सरकारी बंगला मिल गया है जो उन्हें लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद 22 अप्रैल को खाली करना पड़ा था। इस सरकारी बंगले का पता है 12 तुगलक लेन, और ये टाइप 8 का एक सरकारी बंगला है जो राहुल गांधी को वर्ष 2004 में पहली बार सांसद बनने के बाद अलॉट हुआ था, और यही उसके बाद उनका घर था। लेकिन इसके बाद 22 अप्रैल 2023 से 7 अगस्त 2023 तक, यानी 108 दिन तक ये बंगला उनसे वापस ले लिया गया था, और अब ये बंगला उन्हें फिर से दे दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने आज कहा है कि पूरा देश ही उनका घर है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है, और असल में अगर राहुल गांधी अच्छी राजनीति करना चाहते हैं और अगर उन्होंने इस घर को लेने से इनकार कर दिया, इस सरकारी बंगले को अस्वीकार कर दिया और ये कह दिया कि अब उन्हें ये सरकारी बंगला चाहिए ही नहीं, तो ये बीजेपी को दबाव में डालने के लिए काफी है। तो राहुल गांधी अगर चाहें तो इस बंगले को लेने से इनकार कर सकते हैं और बीजेपी पर एक नैतिक दबाव जरूर डाल सकते हैं और अपने प्रति लोगों के मन में एक सिंपैथी ले सकते हैं। तीसरी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की तैयारियां शुरू कर दी हैं, या ये कह लीजिए कि अब पूरी भी कर ली हैं। और इस यात्रा में राहुल गांधी अब गुजरात से लेकर मेघालय तक पैदल सफर करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो पहली वाली थी जो उन्होंने की, वो 136 दिनों तक चली थी, जिसमें कन्याकुमारी से श्रीनगर तक राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की थी। और कांग्रेस कहती है कि वो यात्रा सुपर हिट रही, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को एक तपस्वी के रूप में देश के सामने पेश किया था। उनकी जो पूरी छवि है, ऐसा कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बदल गई। पहले लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे और कहते थे कि वो भी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है, थोड़े थोड़े दिन के बाद छुट्टी में चले जाते हैं और राजनीति में उनका मन नहीं लगता। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा हुई और लगातार लगभग 150 दिनों तक राहुल गांधी पैदल चलते रहे, तो लोगों को लगा कि अब वो राजनीति को लेकर बहुत गंभीर हैं और अब जो उनकी छवि है
वो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि एक तपस्वी जैसी छवि लोगों के सामने पेश की जाए, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। लेकिन अब पहली और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक चीज बदल चुकी है, और वो है कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस अब भारत की नहीं, इंडिया की बात कर रही है, जो विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में इंडिया को कैसे जोड़ा जाएगा, यह भी बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी तो चले हैं भारत को जोड़ने, लेकिन अब उन्हें इंडिया को भी तो जोड़ना है। तो अब यह देखना होगा कि भारत और इंडिया दोनों को एक साथ मिलाकर राहुल गांधी कैसे चल सकते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी को कांग्रेस अपनी बहुत बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन आज हम कुछ आंकड़े आपके लिए लाए हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि लोकसभा में राहुल गांधी की अपनी परफॉर्मेंस एक सांसद के रूप में कैसी रही है। तो वापसी तो उनकी हो गई एक सांसद के रूप में, लेकिन आज देश को यह भी देखना चाहिए कि सांसद के रूप में अपनी उनकी परफॉर्मेंस जो है कैसी है। देखिए, सबसे पहले अटेंडेंस की बात हम कर लेते हैं। अटेंडेंस राहुल गांधी की कैसी रही? 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस रही 43%, जबकि नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत है 76%। 16वीं लोकसभा में 52% अटेंडेंस राहुल गांधी की, लेकिन राष्ट्रीय औसत है 80%। उसके बाद 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, इसमें राहुल गांधी की जो अटेंडेंस है वो है 52%, और राष्ट्रीय जो औसत है वो है 79%, 79%। ये तो अटेंडेंस का है कि वो कितने दिन उपस्थित रहते हैं लोकसभा में। अब आगे देखिए, ये अटेंडेंस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं। मौजूदा संसद के कार्यकाल में लोकसभा के सांसदों ने औसतन 41 बहस में हिस्सा लिया, 41 डिबेट्स में, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 6 डिबेट्स में हिस्सा लिया है। तो डिबेट्स में एक सांसद का जो परफॉर्मेंस होता है, उसका एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो ये भी है कि उसने कितनी बहस, कितनी डिबेट्स में हिस्सा लिया है। 15वीं लोकसभा में उन्होंने सिर्फ 2 डिबेट्स में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत है 38। 16वीं में 14 डिबेट्स, राष्ट्रीय औसत है 67। 17वीं में 6 डिबेट्स और राष्ट्रीय औसत है 41। इसी तरह मौजूदा संसद के कार्यकाल में लोकसभा के सांसदों ने औसतन 170 सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 94 सवाल पूछे हैं। अब यहां भी आप देख लीजिए, 15वीं लोकसभा में एक सांसद ने औसतन 300 सवाल पूछे, राहुल गांधी ने 0 पूछे। 16वीं लोकसभा में राष्ट्रीय औसत 293 सवाल पूछने की है, उन्होंने 0 सवाल पूछे। 17वीं लोकसभा में राष्ट्रीय औसत है 170 सवाल पूछने की, और उन्होंने पूछे हैं 94 सवाल। ये उनका परफॉर्मेंस है अभी तक लोकसभा में। हालांकि सवाल पूछने में राहुल गांधी का रिकॉर्ड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले एक भी नहीं पूछा था, लेकिन इस बार उन्होंने 94 सवाल पूछे। इसके अलावा राहुल गांधी लोकसभा के एक ऐसे सांसद हैं जो 2009 से 2023 के बीच आज तक संसद में कभी भी कोई प्राइवेट बिल लेकर नहीं आए हैं। 15वीं लोकसभा, 16वीं, 17वीं नहीं, लेकिन राष्ट्रीय औसत 1 है, यहां 2 है और यहां पर भी 1 है। इन आंकड़ों के बीच अब लोकसभा की पूरी बहस अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रित हो गई है, जिसमें विपक्षी दल किसी भी तरह मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार की पूरी घेराबंदी करना चाहते हैं, और घेराबंदी करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सरकार मणिपुर पर फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर पूरी तरह फेल है, यह उन्हें साबित करना है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए देश के लोगों को यह बताना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी एक गरीब के बेटे हैं, और पूरा विपक्ष गरीब के एक बेटे को घेर कर उन पर हमला कर रहा है। आज पहले दिन क्या बहस हुई, क्या संघर्ष हुआ, उसके कुछ दिलचस्प अंश आपको दिखाते हैं। पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं,
इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचत केसा, हाथ वज्रो ध्वजावराजे, कांध जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। सर, इतनी महंगाई हो गई है कि सब महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। वह न्यूट्रिशन के एंगल से सर कोई थाली, जैसे कि सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगभग 500 रुपए से भी ज़्यादा है सर। अगर वो चाहती है कि दाल रोटी सब्जी पनीर उसकी थाली में हो तो महिला नहीं कर पा रही हैं सर। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बुरे दिनों का आपके लिए एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। इमरान खान को पाकिस्तान की एक बहुत ही कुख्यात जेल में आजकल डाल दिया गया है और इस जेल में बड़े बड़े शातिर अपराधियों को रखा जाता है। ये जेल बड़ी बदनाम है और इस जेल में भी इमरान खान को एक सी क्लास सेल में रखा गया है, जहां सुविधाओं के नाम पर उनके लिए सिर्फ एक ओपन टॉयलेट है। इस जेल का नाम है अटॉक जेल और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटॉक जिले में मौजूद है। बड़ी बदनाम जेल इसे माना जाता है। इस जेल में बड़े बड़े खतरनाक आतंकवादियों, खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है और ये एक सी क्लास जेल मानी जाती है, जिसे पाकिस्तान में जहन्नुम यानी एक दूसरा नर्क भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी को इस जेल में डाल दिया तो आप समझ लीजिए कि ये तो नर्क के बराबर है। ऐसी जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को डाला गया है। असल में पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है, ए, बी और सी। ए क्लास जेलों में बड़े बड़े नेताओं को, उद्योगपतियों को, बड़े अफसरों को, पढ़े लिखे लोगों को, अमीर लोगों को, जो अच्छे परिवारों से आते हैं, उन्हें रखा जाता है और इनमें उनके लिए विशेष सुविधाएं होती हैं। जैसे इन जेलों में बंद कैदियों को 2 कमरे वाली एक बड़ी बैरक दी जाती है। इसमें एयर कंडीशनर से लेकर फ्रिज, टीवी, तमाम सुविधाएं मौजूद होती हैं और ए क्लास जेलों में रहने वाले कैदी अपनी पसंद का खाना भी वहां बनवा सकते हैं। बी क्लास जेलों में ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो लड़ाई झगड़े और मारपीट के मामलों में दोषी होते हैं और यानी ऐसे लोग जो थोड़े छोटे अपराधी होते हैं, ज्यादा खतरनाक अपराधी नहीं है। और इनमें सुविधाएं तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन कैदियों को अलग से कमरा मिल जाता है। और सी क्लास जेलों में उन लोगों को रखा जाता है जो बहुत ही खतरनाक और कुख्यात अपराधी होते हैं और इनमें इन जेलों में किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। ये काला पानी जैसा मान लीजिए आप। अटॉक जेल की जिस सी क्लास बैरक में इमरान खान आजकल बंद है, उस बैरक में एक ओपन टॉयलेट है और यह बैरक सिर्फ 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है, यानी एक छोटे से कमरे जितना है, जिसमें इमरान खान को उन अपराधियों की तरह रहना पड़ रहा है जो खतरनाक अपराधी होते हैं या किसी खतरनाक आतंकवादी की तरह यहां रहना पड़ रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े महान क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के पोस्टर बॉय माने जाते हैं, जिन्होंने पहली बार 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था और उस समय एक हीरो की तरह इमरान खान का स्वागत हुआ था और पूरा देश उन्हें अपना एक नायक मानता था। उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी। उसके बाद वो चुनाव जीतकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज इमरान खान को जेल के एक ऐसे बैरक में रहना पड़ रहा है जहां पाकिस्तान में चोरों को भी, छोटे जो चोर हैं उन्हें भी नहीं रखा जाता।
इमरान खान को प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशों से मिले सरकारी तोहफों को बेचने के मामले में इस्लामाबाद की एक अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उन्हें इस अटॉक जेल में रखा गया है। और यह पहली बार है जब पाकिस्तान के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस जेल में इतनी बुरी कंडीशन में रखा गया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इससे पहले कभी जेल नहीं गए। इससे पहले इस जेल में 1999 में शहबाज शरीफ को भी रखा गया था, जो उस समय पाकिस्तान इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इन्हें रखा गया था और उस समय उन पर रक्षा सौदों में घूस लेने के आरोप लगे थे। तो शहबाज शरीफ जो है, हो सकता है कि अपना ही बदला इमरान खान से ले रहे हों, क्योंकि इसी जेल में शहबाज शरीफ को भी एक जमाने में रखा गया था। इसके अलावा नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज भी इस जेल में रह चुके हैं और इसी साल की शुरुआत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता शाह महमूद कुरैशी को भी इसी जेल में रखा गया था। इमरान खान को अब अदियाला जेल में शिफ्ट करने की मांग हो रही है और अदालत में इसके लिए एक याचिका भी दी गई है। और मैं आपको पाकिस्तान से आई एक लेटेस्ट खबर भी अभी बता देता हूं। पाकिस्तान में अब अंतरिम सरकार जो है वो बनने ही वाली है। पाकिस्तान में चुनाव होने ही वाला है। अब इमरान खान को अगर कोई अगली राहत मिलेगी तो सिर्फ तभी मिलेगी जब चुनाव हो जाएगा, और अगर वो निष्पक्ष चुनाव हुआ और उसमें अगर इमरान खान वापस सत्ता में आ पाए तभी उन्हें राहत मिल सकती है, नहीं तो उन्हें राहत मिलने की जो उम्मीद है वो बहुत ही कम है। हम आपको ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी पेपर फ्राई, आपने पेपर फ्राई का नाम तो सुना होगा, एक बहुत मशहूर ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी है, इसके विज्ञापन भी अक्सर आते रहते हैं पेपर फ्राई के। पेपर फ्राई के को फाउंडर और सीईओ अमरीश मूर्ति की आज कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल के थे और अमरीश मूर्ति लेह में थे और यहां पर कार्डियक अरेस्ट से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। आप सब जानते हैं कि लेह में जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। लोगों को पहले से कहा जाता है कि अगर वो लद्दाख जा रहे हैं, लेह जा रहे हैं, तो पहले 1 या 2 दिन वो ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, और क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है और शायद उसी की वजह से इन्हें हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया। अमरीश मूर्ति वैसे तो काफ़ी फिट और एक्टिव थे। वो ट्रैकिंग, बाइक राइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन थे। बाइक्स पर अक्सर दूर दूर निकल जाया करते थे और इससे पहले भी कई बार वो बाइक से मुंबई से लेह की यात्रा कर चुके थे। मोटरसाइकिल चलाने का उन्हें बड़ा शौक था और लंबी लंबी यात्राओं पर मोटरसाइकिल पर निकल जाते थे। और उन्होंने अपनी मौत से कुछ देर पहले, देखिए मृत्यु जो होती है वो हमेशा टाइम पर आती है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता कि मृत्यु आगे चलकर कुछ ही पलों के बाद उसका इंतजार कर रही है। अपनी मृत्यु से कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने मनाली लेह हाईवे पर अपनी बाइक राइड के दौरान अनुभव के बारे में बताया है और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो लेह के रास्ते में थे तो कैसे उनकी बाइक खराब हो गई और बाइक के पहले और दूसरे गियर को छोड़कर बाकी सभी गियर्स ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद भी वो अपनी बाइक को ऐसे ही चलाकर आगे बढ़ते रहे और वो कहते थे कि जिंदगी के रास्ते भी अक्सर ऐसे ही होते हैं। ये देखिए, इससे 2 बातें आप सीख सकते हैं। पहला ये कि आप पेपर फ्राई जैसी बड़ी कंपनी के चाहे मालिक हों या सीईओ हों या फिर किसी छोटे से ढाबे पर दाल फ्राई बनाने वाले कोई छोटे से कुक हों, मृत्यु सबके लिए बराबर होती है। मृत्यु निष्पक्ष होती है और मृत्यु कभी भी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करती। दूसरा, मृत्यु कब कहां घात लगाकर बैठी है कभी किसी को समझ में नहीं आता। लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, सोचते हैं कि अपने जिंदगी को अच्छे से जिया जाए जो जीना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते कि अभी वो एक रील बना रहे हैं, अभी वो एक वीडियो बना रहे हैं और अगले ही पल इस वीडियो के बाद मौत उनका इंतजार कर रही है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद से इस तरह के हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी बहुत संभल कर रहना होगा। बार बार आप रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए। दिखावे की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि जिस दिन आप अपने काम में सफल हो जाएंगे उस दिन खुद ब खुद दिखने भी लगेंगे।